नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ लाइव। आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज़ लाइव के फेसबुक पेज से और ये अभी आप जो देख रहे हैं ये फेसबुक लाइव है। हमारे साथ हैं प्रमुख समाज सेवी 1974 के बिहार आंदोलन के से भी पहले से सक्रिय रहे पंकज जी से हम लोग बातचीत करेंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर जो बहस छिड़ी है वो कहाँ तक जाएगी और बिहार अगर सूबे को अगर भ्रष्टाचार मुक्त होना है, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर उनको जीरो टॉलरेंस कहते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस है उनका, तो ये जीरो टॉलरेंस कब आएगा अभी तो नहीं दिखता। और ये मदन सहनी वाला मामला भी किसी तरह से इधर उधर करके उसको निपटा लिया गया, वो मामला भी ख़त्म हो गया। तो क्या ये भ्रष्टाचार का मसला राज्य में मदन सहनी के इस्तीफे वाले मसले के ख़त्म हो जाने से ख़त्म हो गया कि आगे ये लड़ाई और आगे चलेगी? पंकज जी चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत दिनों से नीतीश कुमार जब नेता बनने की कोशिश कर रहे थे उसके पहले से पंकज जी सक्रिय रहे हैं सामाजिक कर्ता के तौर पर, और उनकी एक बड़ी समझ है, इन चीज़ों को समझते हैं और ज़मीनी स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको झेलना और उससे निपटना, ये सब काम वो करते रहे हैं। तो हम लोग पंकज जी से पहले तो विमर्श न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि मदन सहनी ने जो सवाल छेड़ा कि राज्य में भ्रष्टाचार है और अफसरशाही है जिसके कारण जनप्रतिनिधि बहुत परेशान हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है और जनप्रतिनिधियों का कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि ये वर्षों से है और जनता है ही का एक काम नहीं हो रहा है तो जनप्रतिनिधि क्यों बन गए? आपकी इस पहली प्रतिक्रिया इसमें क्या हो? मदन सहनी जी ने जो सवाल खड़ा किया वो अपने परिप्रेक्ष्य में उन्होंने खड़ा किया। उनके कुछ तबादलों के सिलसिले में अपनी कुछ मांगे थी और चाह थी, इच्छा थी कुछ खास व्यक्तियों के लिए, वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस सवाल को खड़ा किया। हालांकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति जब किसी समस्या से खुद आहत होता है या उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तभी वो इस तरह के सवालों को खड़ा करता है, लेकिन इस पर कितनी देर तक वो अड़ा रहता है ये मुख्य बात है। अभी वो पीछे लौट गए हैं, मुख्यमंत्री जी से उनकी बातचीत हुई है और उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है तो वो चुप हो गए, उन्होंने चुप्पी लगा ली है, उन्होंने खुद इसकी घोषणा भी की है। तो आपको क्या लगता है कि उनके इस बात से कि ये लड़ाई ख़त्म हो गई? ये लड़ाई तो 74 से काफ़ी तेज हुई थी, भ्रष्टाचार का सवाल, और उसके पहले से भी भ्रष्टाचार में देखिए जो मुख्य बातें हैं इसमें खर्च की सीमा, इसको समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पहली बार अपने देश में खड़ा किया था कि खर्च की सीमा लगाई जाए। कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि हवाई जहाज में किसी ने शादी की अपने देश में, तो हवाई जहाज में शादी आपने की, करोड़ों रुपए खर्च किए, तो ये एक ऐसे समाज में जहाँ खर्च की कोई सीमा न हो, मतलब कि भोग की कोई सीमा नहीं, तो खर्च की सीमा बहुत ज़रूरी है। जयप्रकाश नारायण ने भी ये मतलब एक तरह से उसको आंदोलन के तौर पर उन्होंने शुरू कराया कि शादी विवाह में दिखावा न हो, बेवजह खर्च नहीं हो। ये शादी विवाह की बात नहीं, अब तो जन्मदिन पर और दूसरे ऐसे उत्सव बना लिए जाते हैं और उस पर खर्च हो रहे हैं। जेपी ने 5 जून 74 को गांधी मैदान में जो संपूर्ण क्रांति की घोषणा की, उस सभा में उन्होंने यह बात कही लड़कों को कि भाई तुम नारे लगाते हो भ्रष्टाचार मिटाना है, नया समाज बनाना है, तो ये नारों से भ्रष्टाचार मिट जाएगा क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम घोड़े बैल की तरह बिकोगे कि नहीं बिकोगे, इसकी पहले गारंटी करो। जी। तो दहेज के बाजार में जब तक दहेज इस स्तर तक चलता रहेगा तब तक सामान्य जो आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए बेटी की शादी कितनी मुश्किल होगी। और अब तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो मामले हैं, जो जीवन के बुनियादी सवाल हैं, वो भी बाजार के हाथों सौंप दिए गए हैं। तो अब बच्चे को पढ़ाने के लिए भी जो है अतिरिक्त आय चाहिए। वेतन से बच्चा जो है किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में या बच्ची नहीं पढ़ सकती है।
कोई तो उनको अब पहले तो सरकारी जो छोटे या तृतीय श्रेणी के द्वितीय श्रेणी के जो मुलाजिम थे उनके लिए सामने बेटी की शादी बड़ी चुनौती थी। अब तो स्वास्थ्य और शिक्षा भी जो है दो नई चुनौतियों के रूप में उनके सामने आ गई है। इसलिए ऐसे खर्च जुटाने के लिए वो जो है मनचाहा पद चाहते हैं, पदस्थापन चाहते हैं। और यह बात एक बात तो और है, शिवानंद जी कल परसों ये बात कह रहे थे कि कोई भी विभाग अगर किसी को लेना है, कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, और मनचाहा विभाग लेने के लिए या मनचाही पोस्टिंग के लिए और सीधे तौर पर वो कहते हैं कि मैंने पैसा दिया है इसलिए आपसे हम ले रहे हैं। यह बात सभी जानते हैं कि रक्सौल में अगर कोई एसडीओ किसी को बनना है, जो पूर्वी चंपारण का सीमा का अनुमंडल है, तो वहाँ एसडीओ बनने के लिए न्यूनतम जो है 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं और एसडीपीओ के लिए 40 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो ये अधिकांश पद जो हैं, ये अभी जो तबादला वाला मामला आया था उसमें क्या था कि भाई मनचाहा पद, मनचाहा स्थल, पद तो तय है लेकिन मनचाहा स्थल, हाँ, उस स्थल की कीमत है सीमा के पास के जो अनुमंडल हैं, नेपाल भारत की सीमा के पास के जो अनुमंडल हैं, वहाँ जो एसडीओ और एसडीपीओ के पद हैं उनकी कीमत 25-50 लाख तक है। अच्छा देखिए, एक और सवाल, में गंभीर सवाल है, मैं आपके दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहता हूं, विमर्श न्यूज़ लाइव पर अभी ये जो फेसबुक लाइव चल रहा है इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं बिहार में फैले भ्रष्टाचार, अफसरशाही पर, और ये कैसे थमेगा भ्रष्टाचार, ये अफसरशाही कैसे थमेगी, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विमर्श न्यूज़ के फेसबुक लाइव से आप भी जुड़ सकते हैं, आप जुड़ जाइए हमारे फेसबुक लाइव से, और अगर आपका कोई कमेंट है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि छोटे छोटे काम के लिए भी लोगों को पैसे दे, आप देखिए दाखिल खारिज का सवाल है, कितना पैसा वहाँ देना पड़ता है। अब तो चूंकि उसको ऑनलाइन कर दिया गया और ग्रामीण लोग, कम पढ़े लिखे लोग जो जानते नहीं हैं कि कैसे हम ऑनलाइन करें, तो उसके लिए भी उनको पैसा देना पड़ता है। किसी क्लर्क को देता है, जहाँ उसकी ज़मीन की जो फीस है, जो उसका जो लगान है 30 रुपये है, तो उसको फीस देना पड़ता है 100 रुपया, क्योंकि वो कहता है कि 100 रुपया दो तब जमा होगा, और वो ऑनलाइन खुद नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसको 70 रुपया अधिक देना पड़ता है। तो ये हर स्तर पे है। कोई भी जो पद है और जो मनचाहा स्थान है, जब वो खुले बाजार में उसकी बिक्री हो रही है, बोली लग रही है, यहाँ तक भी सुनने में बात आई कि इस बार लोग बैठे और जिसने सबसे ज़्यादा राशि स्वीकार की उसको स्थान दे दिया गया। तो जब खुलेआम बिक्री है, सौदेबाजी है, तो उसमें सामान्य काम के लिए तो पैसे लगने ही हैं और वो लग रहे हैं। लेकिन शासन व्यवस्था का तो काम यही था कि जो इस तरह के लोग हैं, जो लोभी हैं, जो लालची हैं, जो आम जन का दुश्मन है, उस पर लगाम लगे और आम जनता को राहत पहुंचाने वाले काम चले, उनको शक्तिशाली बनाया जाए। राजनीति के चालू तरीके से वो संभव नहीं है, जो तरीका अभी चल रहा है उससे संभव नहीं है। जब तक कि चुनाव के खर्च को कम नहीं किया जाएगा, चुनाव के खर्च को जुटाने के लिए यह जानकारी मिली है कि 500 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार के जो मुखिया हैं वो हर चुनाव के लिए इंतज़ाम करते हैं और उनके साथ के जो लोग हैं वो जो है काम करते हैं। आप देखिए कि उनका जो सचिवालय है, उस सचिवालय में ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो पिछले 10-15 वर्षों से हैं। तो इसका क्या मतलब है? आमतौर पर 2 वर्षों में आईएएस का तबादला होता है, तो वो 10-15 वर्षों से क्यों बने हुए हैं? कुछ खास बात है, कुछ अतिरिक्त योग्यताएं उदाहरण करते हैं, इकट्ठा करने की योग्यता, जुटाने की क्षमता उनमें है। तो चुनाव का खर्च जब तक कम नहीं होगा तब तक अच्छे और ईमानदार और गरीब लोग, साधारण लोग राजनीति से अलग रहेंगे और तब तक ये भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं संभव नहीं है। चुनाव खर्च का कम होना, राज्य चुनाव खर्च वहन करे। आज से 50 साल पहले मतदाता उम्मीदवार को चंदा देते थे। 77 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बूथ पॉलिश किया था और जो राशि मिली थी उम्मीदवार को हम लोगों ने दिया था। तो अब स्थिति 50-45 साल में ये हो गई, 3-6 हो गया
50-45 साल पहले मतदाता जो है चंदा दे रहे थे उम्मीदवार को, आज उम्मीदवार मतदाता के घर पर 12 बजे रात में पहुंचकर लिफाफा दे रहे हैं जिसके अंदर 1000-2000 रुपये रखे हुए हैं। तो ये जो हालत बदली है, चुनाव का खर्च जो बढ़ा है, और इन नेताओं ने जनता का स्वाद, जनता की आदत जो बिगाड़ी है मतदाताओं की, उसका ये प्रतिफल है कि इस स्तर पर भ्रष्टाचार चला गया। आपने जो बहुत मौजूद सवाल खड़ा किया कि कई आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस भी कहें, कि जो सत्ता के आसपास ही रहते हैं। अब नीतीश कुमार पर पहले चरण में ये आरोप नहीं लगा था कि उन्होंने ये अफसरशाही को बढ़ावा दिया या ट्रांसफर पोस्टिंग में कहीं मुख्यमंत्री आवास से कहीं किसी को फ़ोन गया या पुलिस को नियंत्रित करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे जैसे उनका शासनकाल बढ़ा धीरे धीरे उन पर यह आरोप, अब तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री आवास पर यह आरोप लगा रहे। और पटना में लालू प्रसाद यादव ने पिछले समय ये आरोप लगाया कि आप देखिए जितने फ्लैट बिक रहे हैं, जितने अपार्टमेंट बन रहे हैं, सारे ये जो सर्किल अफसर हैं और बीडीओ हैं और उससे नीचे के अधिकारी, ये लोग करोड़ करोड़ रुपए में फ्लैट खरीद रहे हैं पटना में, और पटना में ज़मीन और फ्लैट की कीमत इसलिए बढ़ गई है। तो जब उन्होंने अपनी पदस्थापना के लिए राशि दी तो उनको तो कम से कम यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता है उनके बारे में, उनके खिलाफ। उन्होंने तो राशि ली और उसको स्थान दे दी, तो उसने भरपूर उसका उपयोग किया, अपने संदर्भ में, अपने मायने में उसका सदुपयोग किया, जनता को परेशान किया, जनता को लूटा। और जब अब क्या है, जनता नाराज होगी तो चुनाव के रात में, कयामत की रात जिसको बोलते हैं, चुनाव से एक दिन पहले लिफाफा वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस हालत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। तो मेरी स्पष्ट राय है कि खर्च की सीमा जो है तय होनी चाहिए। आप हवाई जहाज में घूमकर शादी करेंगे, करोड़ों रुपए शादी पर खर्च करेंगे, एक सीमा तो होनी ही चाहिए। जो भोंडा प्रदर्शन है, घटिया, अमानवीय, उस पर रोक लगनी चाहिए। और चुनाव का खर्च कम से कम हो और स्टेट फंडिंग हो। राज्य जो है एक चुनाव कराने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, 2-4 हज़ार और करोड़ खर्च हो जाएंगे, 2-4 हज़ार करोड़ और खर्च हो जाएंगे। वो राशि जो है, जो मान्यता प्राप्त दल हैं, उम्मीदवार हैं, उनको दे दिया जाए। वो राशि न दे करके साधन मुहैया कराए जाएं, प्रचार के साधन, गाड़ी, तेल, कागज, पर्चे, इस रूप में जो है उनकी सहायता की जाए ताकि मुकाबला हो सके। आज क्या है, एक आदमी सर्वशक्तिमान है और दूसरा एकदम साधारण आदमी है, और दोनों को चुनाव के रेस में खड़ा करा दिया आपने एक ही लाइन में, तो वो वाला कैसे भागेगा, कैसे आगे जाएगा? कोई और मैकेनिज्म तो होना चाहिए। जैसे अब मामूली अपना राशन लेने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ता है। गरीब जनता जो राशन की दुकान पर जाती है तो वो कह देता है नहीं आया, जाओ भागो, अगले महीने का आना, मई का नहीं आया है, जून वाला आएगा। और इस तरह से कह के जो 20 किलो अगर उनको मिलना है तो कभी 5 किलो ही देता है, कभी नहीं देता है, और उसके लिए भी उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये जो सरकार कह रही थी कि एक नियम बन गया कि आपको 22 दिन में आपका काम हो जाएगा, और ये आपके काम का अधिकार जो ये बना नया कानून कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो भी उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। अब एप्लीकेशन देने के लिए तो कोई तो मैकेनिज्म, मान लीजिए चुनाव का खर्च ये सब तो होगा, लेकिन और भी ये तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय आपको लगता है कि कोई उपाय हो सकता है? तंत्र को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। तंत्र तो बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा मजबूत है। जनता कैसे मजबूत हो, सवाल यहाँ है। जनता मजबूत होगी तब उसका तंत्र पर कंट्रोल होगा। जनता कमज़ोर है, अलग अलग कुनबे में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग आय वर्ग में बंटी हुई है, और नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने, उम्मीदवारों ने उनका स्वाद बिगाड़ दिया है, उनका टेस्ट चौपट कर दिया है। तो उनको अच्छे प्रतिनिधि चुनने के लिए सजग होना पड़ेगा। अच्छे प्रतिनिधि का मतलब उनके दिमाग में यह है कि चुनाव में जिसकी जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ेंगी वो जीतेगा, जो कमज़ोर है वो नहीं जीतेगा। ईमानदार और ईमानदारी, इन दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जनता संगठित होगी, तभी इन सब समस्याओं का मुकाबला हो सकता है। लेकिन सरकार ने अभी जैसे हाल के दिनों में देखिए, स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त कर दिया, जैसा घोषणा किया कर दिया, केवल बिल्डिंग बन गए
और हो गया, स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त हो गया। स्कूलों को लाल रंग से रंग दिया, सभी स्कूलों को एक तरह का बिल्डिंग बना दिया और कह दिया सब ठीक हो गया। लेकिन स्कूल में पढ़ाई हो कि नहीं हो, शिक्षक समय पर जाएं कि नहीं जाएं, और किस तरह के शिक्षक वहाँ पर बहाल हों, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो आखिर ये सब ही तो आप जैसे आप तो जो कह रहे हैं, तो एक तरह से वो संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, वो हृदय परिवर्तन हो तभी कुछ हो पाएगा। नहीं, मैंने हृदय परिवर्तन की बात नहीं कही। हृदय परिवर्तन का तो महत्व हमेशा बना रहेगा, लेकिन जनता का दबाव, जिनको ज़रूरत है, जिनको लाभ होना है, उनका प्रेशर जब तक नहीं पैदा होगा तंत्र पर, उन हाथों पर जो लागू करने के लिए जवाबदेह हैं, जो पढ़ाने के लिए नियुक्त हैं, जो इलाज के लिए नियुक्त हैं, जो संरक्षण के लिए नियुक्त हैं, इन लोगों पर जनता का नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जैसे आपने कहा कि भाई भवन बन गए, 80-90 लाख में ग्राम पंचायत सरकार के भवन बने हैं, लेकिन उसमें कोई कर्मचारी जाकर नहीं बैठता है, और वो भवन जो है धीरे धीरे उसकी ईंटें जो हैं उससे अलग हो रही हैं। 90 लाख में एक भवन बना है, ग्राम पंचायत सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन उस पर लिखा हुआ है। एक आदमी नहीं गया है पिछले 5 साल में, एक दिन उसका ताला नहीं खुला है। तो भवन के रूप में तो चीज़ें खड़ी हो रही हैं, लेकिन वहाँ आदमी नहीं है, वहाँ ईमान नहीं है। तो चलिए दर्शकों से ये बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं। अभी एक दो कमेंट को हम ले लेते हैं साथ में। फेसबुक लाइव पर हमारे साथ कई दर्शक जुड़ गए हैं। अभी अभी जो हमें मिल रही है, ये बेईमान लोगों की सत्ता इसमें मजबूत है कि उनके मुकाबले ईमानदारी को खड़ा करना कैसे संभव है, ये लिखते हैं सुमंत कुमार तिवारी, वो लिख रहे हैं कि ये। तो चलिए आपका स्वागत है, बहुत आप कमेंट कर रहे हैं, इस फेसबुक लाइव से जुड़ गए हैं। फेसबुक लाइव पर हमारे साथ इस समय प्रमुख समाज सेवी पंकज जी हमारे साथ हैं, और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार कैसे थमेगा, कैसे रुकेगा ये भ्रष्टाचार, क्या कुछ कारण, क्या कुछ हम कर सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं कि जनतंत्र जब मजबूत होगा, जनता के हाथ जब मजबूत होंगे तभी इस पर रोक लगेगा। क्योंकि लोग जब पोस्टिंग के लिए और मामूली चीज़ों के लिए पैसा देकर और जाएंगे तो वो पैसा लेंगे। दूसरा दिखावे की जो संस्कृति है, जो भोंडी संस्कृति उसको उन्होंने कहा कि दिखावे की जो भोंडी संस्कृति है उस पर भी लगाम कसनी होगी। ये तमाम उपाय करने होंगे तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन भ्रष्टाचार और अफसरशाही, ये दो सवाल हैं बिहार में, इसी पर अभी गंभीर चर्चा चल रही है। अफसरशाही खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, आपको लगता है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही तरह से जुड़े हुए? अफसरशाही, देखिए ये तो संविधान में भी बात कही गई है। नेता जो वोट मांगने जाते हैं चुनाव में, उसमें से अनेक लोग जो संबोधन करते हैं सामने बैठी जनता को, कहते हैं कि मेरे मालिक हूँ, आप मालिक हैं, मैं सेवक हूँ। तो वोट के समय ये मालिक और सेवक की बात तो आती है, लेकिन वोट के बाद जो है उलट जाती है चीज़ें। और जो नौकरशाह हैं वो अपने को रूलर समझते हैं, शासक। तो संप्रभु, ये संप्रभुता जो है भारत के संविधान में, लोकतंत्र में जनता में निहित है। तो ये संप्रभुता जिस जनता में निहित है संविधान के हिसाब से, तो उस जनता को इसकी खबर है क्या? संप्रभु शब्द क्या है, संप्रभुता का अर्थ क्या है, इसकी खबर जनता को हमने दी क्या? तो कैसे होगा? तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी शिक्षा। आज़ादी के तत्काल बाद बड़े स्तर पर वयस्क शिक्षा का जो अभियान चलता, जो भारत जिस समय आज़ाद हुआ लगभग उसी अवधि में कई अन्य देश भी आज़ाद हुए, तो वहाँ पर जो साक्षरता दर है भारत के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में है। तो एक वयस्क शिक्षा जिसमें सिर्फ अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि जो सामाजिक सरोकार है, जो राजनीतिक सरोकार है, जो व्यवस्था देश में चल रही है, राजनीतिक, न्यायिक,
इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में उसको सजग करना, उसको जानकारी देना, सूचनाएं पहुंचाना, ये इस पूरे प्रसंग में मैं कह रहा हूँ वयस्क शिक्षा की बात। तो यह अभियान अगर आज़ादी के तत्काल बाद चला होता तो लोगों में एक जागृति आती और उसका एक लाभ जो है दिखता, लेकिन वो काम तो नहीं हुआ। तो वो काम जो है 77 के बाद मुरारजी भाई के सरकार ने शुरू करने की कोशिश की। 78 में एडल्ट एजुकेशन का एक प्रोग्राम चला, शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1978 से इसकी शुरुआत हुई और जयप्रकाश जी जिंदा थे, यहीं थे, और उन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ और उसकी नई किताबें भी बनी जिसमें इस तरह की बातें थीं उन किताबों में, उन पाठों में, कि आसपास के सरोकार से, आसपास की जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, उनके बारे में जानकारी हो और उन्हीं सरल छोटे छोटे वाक्यों से परिवेश की, आसपास की चीज़ों की जानकारी दी जाए। तो ये काम तो नहीं हुआ। उसकी शुरुआत हुई और 2-3 साल के बाद जाकर उसने दम तोड़ दिया। 80-82 के बाद वो जो है अभियान बहुत कमज़ोर पड़ गया। 84 तक आते आते तो वो लगभग समाप्त हो गया। कागज पर चलता रहा। बिहार को संपूर्ण साक्षरता का अवार्ड भी मिला है, आप जानते होंगे, बात आपने सुनी। तो अगर आपसे हम ये एक कमेंट लेना चाहें कि आप एक बार ऐसा बताइए कि राज्य में भ्रष्टाचार और ये अफसरशाही जिससे आम जनता त्रस्त है, जनप्रतिनिधियों की बात छोड़िए, वो तो कुछ अपने लिप्सा और अपने लालच के हिसाब से समय समय पर वो अपनी बात खड़ी करते हैं। आम जनता परेशान है भ्रष्टाचार से भी और अफसरशाही से भी। इसको अगर ख़त्म करना हो तो आप जैसा कहते हैं जनता के हाथ, उसके हाथ मजबूत हों, शिक्षा हो, जन जागरण हो। आप एक उपाय बताइए जिससे ये ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए तो जो बुनियादी तरीका होगा कि जनता जो है चुनाव के वक्त सही निर्णय ले और वो गाड़ियों के काफिलों में कितनी गाड़ियां हैं इसकी गिनती न करे। वो ये देखे कि जो उम्मीदवार हैं उनका अतीत कैसा है, वो क्या करते रहे, आज क्या कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिनों की बात नहीं है, 10-20 वर्षों में उन्होंने क्या किया है, क्या कैसा उनका मन मिजाज है। तो उस आधार पर जब तक मतदान नहीं होगा, योग्यता के आधार पर, आज का तमाम मतदान अयोग्यता के आधार पर हो रहा है। जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाड़ियां हैं, उनको वोट दिया जा रहा है। जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं उस इलाके में, सेगमेंट में, तो वो उनका वोट का अधिकारी वो बनता है। तो जब तक जो चालू आधार हैं मतदान के, जाति, धर्म, पैसा, खर्च, ये जब तक नहीं बदलेंगे तब तक प्रतिनिधि ठीक नहीं होंगे। और ये जैसे बदलेंगे इसका मतलब है कि जनता सजग हो गई, जनता जाग गई। जनता जाग गई तब वो अपने आधार को वो जो है बदलेगी, मतदान के आधार को, मानदंडों को, नए मानदंडों गढ़ेगी, बनाएगी। तब जनता जागृत है, संगठित है। चलिए, तो ये सवाल था। मैं 1-2 और कमेंट ले लेता हूँ, चूँकि दर्शकों को एक बार फिर मैं कह दूँ कि इस समय विमर्श न्यूज़ लाइव पर आप फेसबुक लाइव से जुड़ गए हैं और फेसबुक लाइव पर आज का विषय है यही कि कैसे राज्य में भ्रष्टाचार और अफसरशाही खत्म होगी, उसके क्या उपाय हैं। कुछ और लोग लिख रहे हैं, सुमंत कुमार फिर लिख रहे हैं कि आपको विश्वास है बेईमानी खत्म होगी, ईमानदारी आएगी, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो ये सवाल है कि मैं पंकज जी से ये सवाल पूछ लेता हूँ कि ये जो कमेंट आ रहा है कि आपको विश्वास है कि बेईमानी खत्म होगी और ईमानदारी आएगी। जरूर विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे तो हम लोग आज तक जिंदा हैं और लड़ते हुए जिंदा हैं, बैठ कर नहीं, सिर्फ सोच विचार कर नहीं, बने चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। और उसका आधार है ये विश्वास जो आपने सवाल किया। उसमें यह है कि हम अपने जीवन में एक ईमानदार आदमी को कितनी प्रतिष्ठा देते हैं। हम अपने जीवन में एक ईमानदार आदमी जो चुनाव में खड़ा होता है, चाहे वो वार्ड सदस्य का चुनाव हो या भारत की लोकसभा की सदस्यता का चुनाव हो,
लोकसभा का चुनाव, हम चुनाव में हमने क्या आधार बनाया है मतदान का कि वो हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा जो है हमारे विचार का, हमारे कर्म का एक माने प्रकटीकरण होगा, वहाँ शुरुआत होगी। तो हम जो है ईमानदार को वोट दें, ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करें। ईमानदार राजनीति आज नहीं है तो एक ईमानदार राजनीति खड़ी करें, और जो खड़ी करना चाहते हैं उनका साथ दें, और एक ईमानदार आदमी को सम्मान दें, तब ये चीज़ें जो है। तो चलिए, फेसबुक लाइव से आप जुड़े हुए थे। हम होंगे कामयाब एक दिन, पंकज जी यही कह रहे हैं कि पहले तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये ज़माना बदलेगा। लोकतंत्र मजबूत हो, जनतंत्र मजबूत हो, आम जनता के जन सरोकार से जुड़े सवाल खड़े हों और जनता मजबूत होगी, तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, ईमानदारी आएगी, और इसके लिए लोगों को अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो ईमानदार हैं, जो भ्रष्ट नहीं हैं, जो शिक्षित हैं, और ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें, ऐसे लोगों को का तिरस्कार करें जो भ्रष्ट हैं और किसी तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो इसी के साथ अभी का फेसबुक लाइव हमारा ख़त्म होता है। ऐसे सवालों को लेकर हम बार बार आपके सामने हाजिर होते हैं, फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, कल से शाम को 5 बजे, हर रोज़ शाम को 5 बजे हम दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम रोज़ हाजिर होंगे फेसबुक लाइव से। आपसे आग्रह है, विमर्श न्यूज़ लाइव के फेसबुक लाइव से रोज़ हर शाम 5 बजे आप ज़रूर जुड़िए, और इस बीच में जब जब हम फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे उसकी जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।